पिछले 2 दिनों से पूरा देश सिर्फ एक ही खबर के बारे में चर्चा कर रहा है। हनीमून पर क्या वाली साजिश। अवैध संबंधियों की इस पे बात है। पति की हत्या एक नई नवेली दुल्हन ने करवा दी। जिन्होंने ये करा है वो तो अब भुगतेंगे। वो तो अपने जन्म से ही गए, उन्होंने तो अपनी जिंदगी ही बर्बाद कर ली। उससे कुछ ही दिन पहले मेरठ में भी एक हादसा हुआ जिसमें एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मार दिया और किसी ड्रम में बंद कर दिया। ये किस प्रकार का प्रेम है? ये किस प्रकार के रिश्ते हैं जो बनते या आधार जिसका प्रेम बताया जाता है पर इसके अंतर्गत हत्याएं हो रही हैं? जो लोग इसमें शामिल हैं वो कोई पेशेवर अपराधी नहीं है। साधारण लोगों को हत्यारा किसने बना दिया? प्रेम प्रेम सब कहें, प्रेम न चीन्हे कोय। संतों ने पहले ही सावधान कर दिया था कि तुम प्रेम प्रेम बोलते बहुत हो, धार्मिक लोग हो, तुम प्रेम जानते नहीं हो। जा मार्ग साहब मिले, प्रेम कहावे सोए। आचार्य जी प्रणाम। अभी हम प्रेम और मोहब्बत की बातें कर रहे हैं। इस पे ही एक थोड़ा सा मनहूस प्रश्न है। हाल ही में एक हादसा हुआ है जिसको लेकर ये प्रश्न है। मेघालय में एक हत्याकांड जिसमें एक नवविवाहिता ने अपने किसी प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मार दिया। वो भी एक हनीमून ट्रिप था, वो लोग वहाँ के नहीं हैं। उससे कुछ ही दिन पहले मेरठ में भी एक हादसा हुआ जिसमें एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मार दिया और किसी ड्रम में बंद कर दिया। उससे पहले पाकिस्तान से भी एक खबर थी कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कोई थी जिनको इस बात पे मार दिया गया कि वो शादी नहीं करना चाह रहे। तो ये किस प्रकार का प्रेम है? ये किस प्रकार के रिश्ते हैं जो बनते या आधार जिसका प्रेम बताया जाता है पर इसके अंतर्गत हत्याएं हो रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो इसमें डिस्क्लेमर लगाना ज़रूरी है कि ये जिस मामले की आप बात कर रही हैं, इंदौर मेघालय वाला, जी। उसमें अभी जांच जारी है और मामला आगे जाएगा और न्यायालय के विचाराधीन होगा। तो उसमें निष्कर्ष क्या निकलता है वो थोड़ा आगे की बात है। लेकिन हाँ, ये भी सही है कि अभी कुछ बातें सामने आ रही हैं, मीडिया हमें कुछ बता रही है और एक हत्या तो हुई ही है। तो 2-3 मामलों की बात करी, 2-3 नहीं है, बहुत सारे हैं। लगातार होता रहता है, हमें पता भी बस वही चलते हैं जो मीडिया में आ जाते हैं। ये जो मेघालय वाला किस्सा है, इसमें जो लोग शामिल हैं उनकी उम्र कितनी है? बहुत यंग है। बहुत ज़्यादा यंग हैं। आप लोग जो यहाँ बैठे हो, इस पूरे मामले में, इस हत्याकांड में जो लोग शामिल हैं वो ज़्यादातर लोग आप सबसे ही कम उम्र के हैं। जो हत्या के आरोपी उनमें से एक तो शायद 19 साल का है ना? जो प्रमुख षड्यंत्रकर्ता है उस महिला के साथ में, वो शायद 21 साल का है। तो इसी उम्र के ये सब लोग हैं और जो इसमें महिला भी है वो भी मेरे ख्याल 21-22 साल की ही है या 23 साल की, ऐसे ही कुछ है। इन्हें कितनी समझ हो सकती है कि ये वैवाहिक जीवन में उतर गए? इन्हें कितनी समझ हो सकती है? महिला उतर चुकी थी, जो तथाकथित प्रेमी है वो उतरना चाह रहा है। उसके अरमान पूरे नहीं हो पाए और ये सब कुछ चल रहा है 19, 20, 21, 22, 24 की उम्र में। आपको समझ कितनी होती है? एक और तो बहुत ही एक खूनी वारदात है, बर्बर हत्याकांड है, किसी की जान चली गई है, एक जवान व्यक्ति की जान चली गई है। इस पर जितना अफसोस किया जाए और जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। पर फिर ये भी पूछना पड़ेगा कि बात वास्तव में है क्या और हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि इस तरह की दुखद घटनाएं आगे न घटें। जो लोग इसमें शामिल हैं वो कोई पेशेवर अपराधी नहीं है।
जो लड़की है, जितना हमें मीडिया से थोड़ा बहुत पता चल रहा है, वो कहीं पर एचआर की नौकरी करती थी, एचआर डिपार्टमेंट में। वो जो लड़का भी है वो भी वहीं पर कोई नौकरी करता था। जो बाकी सब भी हैं वो भी ऐसा नहीं है कि वो कोई पेशेवर कातिल थे। तो ये कैसे हो गया? साधारण लोगों को हत्यारा किसने बना दिया? एक साधारण लड़की है और उसके घर वालों को तो अभी तक यकीन भी नहीं हो रहा है। उसके पिता का वक्तव्य आ रहा है बार बार, मेरी बेटी ऐसा कर ही नहीं सकती। उसके मोहल्ले वालों का वक्तव्य आ रहा है कि ये तो हमारे पूरे मोहल्ले की बड़ी लाडली थी और बड़ी एक सीधी साधी लड़की थी, जैसे सब साधारण भारतीय लड़कियां होती हैं, ये ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। तो ऐसा कैसे हो जाता है? शुरुआत कहाँ से होती है? क्योंकि एक की जान चली गई और कईयों की जिंदगी बर्बाद हो गई। नुकसान तो सभी का हो गया है ना। और जितने व्यक्ति थे उनके साथ उनके परिवार भी जुड़े हुए हैं, वो सब परिवार भी एक तरह से तबाह हुए। तो ये हो कैसे गया? शुरुआत इसकी होती है उस शिक्षा व्यवस्था से, उस परवरिश से, जिसमें हमें संबंध का मतलब ही नहीं बताया जाता। बस ये बता दिया जाता है कि जल्दी से जवान होते ही लड़की की शादी कर देनी है, बस शादी हो जानी है उसकी। और हम कहते हैं कि शादी होगी तो पति पत्नी में प्रेम तो होता ही है। ऐसे कैसे प्रेम हो जाएगा, ये कभी समझाया नहीं जाता। और हम कह देते हैं शादी का एक बड़ा पवित्र रिश्ता होता है। पवित्रता माने क्या होता है? और ऐसे दो लोगों को तुमने एक साथ रख दिया कि अब एक घर में रहो, एक कमरे में रहो, जाके हनीमून मनाओ, तो उनके रिश्ते में पवित्रता कैसे आ गई, ये भी कभी समझाया नहीं जाता। 20-22 साल में आपको कितनी अक्ल होती है, आप ये बता दीजिए। पहले तो आपकी उम्र कम है, दूसरे आपकी शिक्षा में और आपकी परवरिश में समझदारी का कोई तत्व तो कभी रहा नहीं है, और आपको कह दिया है कि जाओ और ये कर लो। दो लोग यदि अपनी मर्जी से, अपने अनुभव के आधार पर जिंदगी को देख समझ करके संबंध बनाए, तो कुछ अलग बात होगी कि नहीं होगी? बोलो, होगी कि नहीं होगी? हमको तब दिखाई दे जाता है जब कोई वारदात हो जाती है और किसी व्यक्ति की जान ही चली जाती है और बहुत भयानक कोई हादसा हो जाता है, तब हम उसका संज्ञान ले लेते हैं। पर इस तरीके के जो रिश्ते बना दिए जाते हैं, वो रिश्ते कितने जोड़ों को चुपचाप तबाह कर रहे हैं, कितने घरों में उन्होंने दुख का, तनाव का, अवसाद का माहौल पैदा कर रखा है, ये हमें कभी पता नहीं चलता। क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर घर से चीख की आवाज सुनाई दे। दो परिवार हैं, वो कैसे साथ आ रहे हैं? मीडिया से हमें जो पता चल रहा है वो ये है कि उनके समुदाय में कोई परंपरा चलती थी कि चिट पे नाम लिखा जाएगा और चिटें मिलाई जाएंगी, और उनके आधार पर रिश्ता तय हुआ था। इस आधार पर जब रिश्ते तय होंगे तो रिश्तों में प्रेम होगा, पवित्रता होगी, या हिंसा होगी? बस ये बता दो। क्या शुरुआत में ही हिंसा नहीं निहित है? क्या शुरुआत में ही हिंसा नहीं हो गई? बोलो। आप दो लोगों को एक तरह से मजबूर कर रहे हो कि एक साथ रहो, जबकि उनमें वास्तव में किसी तरह का कोई मेल मिलाप है नहीं। वो एक दूसरे को जानते समझते नहीं, पर आपने कह दिया नहीं, हम तो मानते हैं कि आयोजित विवाह दो व्यक्तियों का नहीं, दो परिवारों का मिलन होता है, तो दो परिवारों की अब मर्जी है, तो जाओ तुम दोनों इकट्ठे रहो। तो फिर वो जो दो परिवार हैं वो संकट की घड़ी से इन दो व्यक्तियों को निकाल भी लिया करें ना, तब तो ये दोनों परिवार बिल्कुल अलग खड़े हो जाते हैं छिटक करके। जिंदगी इन दो व्यक्तियों को देखनी है, पर ये दो परिवार हैं, खासकर जो लड़की का परिवार होता है उसे बड़ी जल्दी होती है कि पराया धन है, इसको जल्दी से जल्दी विदा करो। और ऐसे ऐसे ज्ञानी घूम रहे हैं समाज में जो आकर के कोई श्लोक बता देंगे, जिस श्लोक में ये होगा कि जिस दिन से
लड़कियों का मासिक चक्र शुरू हो जाता है, पीरियड्स, उस दिन से हर महीने पिता एक हत्या का दोषी बनता है अगर उसने लड़की का ब्याह नहीं कर रखा तो। माने बिना ब्याही लड़की अगर तुमने 1 साल अपने घर में रख ली तो 12 हत्याओं के दोषी बन गए तुम बाप जी। और कहा जाता है ये हमारे ग्रंथों में लिखा है, ये हमारे श्लोकों में है, ये हमारे संस्कारों में है। तो लोग बाहर से भले ही ना माने और कह दें कि नहीं अब हम ये सब पुरानी बातें नहीं मानते, पर कुछ दबाव तो पड़ता ही है। और जितने ये होते हैं चाचे ताऊ फूफा फूफी बुआ, ये सब लग करके कि अरे लड़की जवान हो गई है, लड़की जवान हो गई है, जल्दी ब्याह दो। कॉलेज जाना आप शुरू कर देते हो 17-18 की उम्र में, और लड़की कॉलेज गई नहीं। कि छोटे शहरों में अभी भी यही है, कस्बों में गांवों में, कि इसको अब ब्याह दो, देखो कॉलेज जा रही है तो ब्याह करने की उम्र तो आई गई है। अब तो अपराध हुआ है, जिन्होंने अपराध करा उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन एक जागरूक समाज होने के नाते क्या ये हमारा कर्तव्य नहीं है कि पूछें कि साधारण लोगों को अपराधी बना किसने दिया? वो जितने भी लोग थे उनकी तो जिंदगी बर्बाद हो ही गई, एक बेचारा जान से चला गया, और बाकी सब या तो अब फांसी झूलेंगे या आजीवन कैद में पड़े रहेंगे, और उनके परिवार का, माँ बाप का जो बुरा हाल होगा वो परिवार झेलेंगे। तो वो तो सब हो ही गया, लेकिन हमें ये भी तो पूछना पड़ेगा ना कि साधारण लोगों को अपराधी और हत्यारा बना कौन रहा है? कौन बना रहा है? क्योंकि ये कोई, फिर कह रहा हूं, ये कोई हिस्ट्री शीटर हैं ये लोग। वो लड़की क्या बचपन से इधर उधर चोरी चकारी करती घूमती थी, लोगों को डंडा मारती थी, 5-7 मुकदमे उस पर पहले से दर्ज थे, ऐसा कुछ था क्या? मैं पक्ष नहीं ले रहा हूं उसका। किसी भी हालत में आप किसी व्यक्ति पर आघात करो, वो भी प्राणघातक आघात, तो आपको उसकी पूरी सजा मिलेगी, मिलनी चाहिए। पर कुछ सवाल हमें खुद से भी पूछने जरूरी हैं, और नहीं पूछेंगे तो इस तरह की घटनाएं आगे भी घटती रहेंगी। आ रही बात समझ में? अब पहले से प्रेम प्रसंग है, जहां तक मुझे पता है या मैं जितना अनुमान लगा सकता हूं, मामला शायद जाति पे आकर अटक रहा होगा और आर्थिक स्थिति पर आकर अटक रहा होगा। वो जो भी लड़का था 20-21 साल 22 साल का, वो कमाता नहीं होगा ठीक से, और जाति का मेल नहीं बैठ रहा होगा, तो इसीलिए हुआ कि इनसे ब्याह तो हो नहीं सकता, ब्याह कहीं और होगा। शादी कोई छोटी बात होती है? आप एक लड़की हो, आपको अपना घर छोड़ के जाना है किसी और के घर में, ये कोई छोटी बात होती है? दूसरे के घर की गंध दूसरी है, खाना पीना दूसरा है, लोग दूसरे हैं, चेहरे दूसरे हैं, व्यवहार दूसरे हैं, रिश्ते दूसरे हैं, सब अलग है, और आपसे कहा गया आप जाओ उसके घर जाओ, और वहां जाकर भी आप एक खास किरदार निभाओगे। वो क्या है कि अब आप यहां पत्नी बनो, बहू बनो, और सिर्फ घर नहीं बदलेगा, आपकी जिंदगी में और भी कुछ बदल जाना है। शारीरिक संबंध अब शुरू हो जाएगा, और लड़कियों के लिए शारीरिक संबंध का दूसरा और थोड़ा ज्यादा व्यक्तिगत, ज्यादा गहरा अर्थ होता है, क्योंकि उनके लिए शारीरिक संबंध से आगे गर्भ आ जाना है, जो कि लड़कों को नहीं होना है। वो बड़ी फिर अंदरूनी और निजी बात हो जाती है। और ये ज्यादातर जो समुदाय होते हैं जहां आयोजित विवाह की बड़ी जल्दी होती है, यही वो जगह होती हैं जहां पर लड़की को ज्यादा लड़कों से शादी के पहले तक मिलने जुलने नहीं दिया जाता, नहीं मिलने जुलने दिया जाता ना। यही है ना, ऐसा ही है ना। शादी से पहले इधर उधर किसी से मिलना नहीं, किसी पराये मर्द की तुम पर छाया नहीं पड़नी चाहिए। और फिर शादी होती है
और एक पराया मर्द आता है जिसको वो जानती नहीं, पहचानती नहीं, अधिक से अधिक एक बार देखा है या 2 बार फ़ोन पे बात करी और कहा जाता है अब चली जाओ इसके साथ और अब तुम्हें इसके साथ शारीरिक संबंध बनाना है। हमें पूछना पड़ेगा खुद से कि किसी लड़की के मन में फिर विद्रोह की आग उठेगी कि नहीं उठेगी? उठेगी कि नहीं उठेगी? और भारत हमारा देश है, यहां की सब लड़कियां भी यहां की बराबर की नागरिक हैं। तो देशवासियों के नाते ही सही पर उनके लिए कुछ सोचना पड़ेगा कि नहीं? आप कहते तो अब चले जाओ, अब तो शादी हो गई तो प्रेम तो हो ही जाएगा, जब प्रेम हो गया तो संभोग हो ही जाएगा। और ये सब कुछ बिल्कुल जल्दी जल्दी होना है, दिन गिन गिन करके होना है। कई बार तो ब्याह के 9वें महीने में ही बच्चा जन्म जाता है। बड़ा महत्व है हमारे यहां पर सुहागरात का। और किसको तुम धक्का दे रहे हो सुहागरात के लिए? एक बार अपने आप से पूछो तो सही। वो जिसको तुमने कहा था कि तेरे ऊपर किसी लड़के की, मर्द की छाया नहीं पड़नी चाहिए, उसको तुमने कह दिया अब उस कमरे में चली जा। समझ में आ रही बात? उसके बाद चलो, हम सब इंसान हैं, मिट्टी के लोग हैं, गलतियां सबसे होती हैं ना। आप बहुत सोच समझकर, समझदारी से भी कोई रिश्ता बनाओ तो हो सकता है कि उसमें कोई खोट रह गई हो, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इंसान है भाई, गलतियां हो जाती हैं। जब गलती हो जाए तो फिर भूल सुधार के लिए हमारे पास कोई व्यवस्था है क्या? कोई है व्यवस्था? गलत शादी हो गई और कई बार पहले ही महीने में पता चल जाता है गलत शादी हो गई, क्योंकि बड़ा अंतरंग संबंध होता है पति पत्नी का। कई तलों पर उनमें आपस में मेल होना चाहिए, कॉम्पैटिबिलिटी होनी चाहिए, जिसमें शारीरिक भी शामिल है, भावनात्मक भी शामिल है, मानसिक, वैचारिक, बहुत कुछ शामिल है। इतने तलों पर अगर उनमें सामंजस्य है, मेल है, तब तो आप कह सकते हो कि ये दोनों जने अब जिंदगी एक कमरे में बिता सकते हैं। नहीं तो कैसे एक कमरे में रह लोगे 2 लोग? और पता चलता है शादी के बाद कि किसी तल पर गड़बड़ हो रही है, हाँ, तो पहला प्रयास तो यही होना चाहिए कि किसी तरह से सुलह हो जाए, किसी तरह से मेल हो जाए, किसी तरह से उनमें सामंजस्य बैठाया जा सके कि ठीक हो जाए। पर ऐसा मेल बैठाने के लिए हमारे पास कोई व्यवस्था है क्या? लड़की किसको जाकर बताए? किसको जाकर बताए? लड़का भी किसको जाकर बताए? बताओ तो। ये सब तो गंदी बातें हैं जिनकी चर्चा की नहीं जानी चाहिए। खासकर लड़की तो बिल्कुल नहीं कर सकती। और अपने घर वालों से कैसे करेगी? अपना घर तो छोड़कर आ गई है, फोन पर कितना बताएगी मां को? क्या बताएगी? बहुत निजी बातें होती हैं, क्या क्या खोलेगी राज? उसको तो धकेल दिया है कि जा पर आए घर में, अब वो क्या क्या राज बताए घर को कि अब यहां क्या क्या। और सब कुछ अत्याचार के ही दायरे में नहीं आता है। मेल भी एक दूसरी चीज होती है। बात यह नहीं है कि पति अत्याचार कर रहा होगा या पत्नी अत्याचार कर रही हो, अत्याचार की बात नहीं होती है। एक हॉस्टल में भी जाकर के 2 लोग रहते हैं, तो वहां पर आपको एक कमरे होते हैं, शेयरिंग रूम्स होते हैं, वहां पर आपसे पूछे बिना आपको रूममेट अलॉट हो जाता है। हो जाता है, आप लोग रहे हो इस तरह से, पूछा नहीं जाता, रूममेट अलॉट हो गया। अब ऐसा नहीं है कि आपका रूममेट कोई दुष्ट व्यक्ति है, लेकिन फिर भी कई बार पहले हफ्ते में या महीने में ही पता चल जाता है कि ये जोड़ी जमेगी नहीं। तो फिर आप दोनों परस्पर बातचीत करके वार्डन के पास चले जाते हो और दरखास्त दे देते हो कि साहब हमारे कमरे बदल दो। तो एक व्यवस्था वहां पर है कि अगर जोड़ी नहीं जमी तो क्या करना है। हमारे पास कोई काउंसलिंग मैकेनिज्म है, समझाने की कोई व्यवस्था है, सुलह की कोई व्यवस्था है। और सुलह अगर हो ही नहीं सकती तो फिर किस तरह से ये दोनों व्यक्ति अलग हो जाएं, इसकी कोई व्यवस्था है? तो आपने तो कह दिया है कि जन्म भर का साथ है, बल्कि 7 जन्म का साथ है, तुम्हें साथ रहना ही है। तो अब अलग होने का फिर एक ही तरीका बचता है। जब अलग होने का आपने कोई सभ्य तरीका बना ही नहीं रखा,
तो अलग होने का किसी विक्षिप्त क्षण में किसी व्यक्ति को हो सकता है कि एक ही तरीका दिखाई दे कि हत्या कर दो, क्योंकि इसके अलावा तो अलग हमें होने दिया ही नहीं जाएगा। ये सबसे घटिया तरीका है अलग होने का, ये कोई तरीका ही नहीं है। पर प्रश्न ये भी उठता है ना कि हमने एक समाज के तौर पर क्या बेहतर तरीके एक जोड़े को सौंप रखे हैं, उपलब्ध करा भी रखे हैं क्या? वो क्या करें, किससे बात करें? और ये बहुत संवेदनशील काल है। दो लोगों को आपने एक साथ कर दिया है और ये दोनों लोग परस्पर अजनबी हैं। ये बहुत बहुत संवेदनशील काल है। चिड़ियाघर वगैरह में भी, या जो अभयारण्य होते हैं, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह होती हैं, वहां भी जब ऐसा होता है कि नर बाघ और मादा बाघ अब इनको एक साथ किया जा रहा है, तो वहां जो सब वन विभाग के अफसर कर्मचारी होते हैं वो बहुत सतर्क रहते हैं शुरू के कुछ दिनों तक। वो कहते हैं ये यहां अकेली रहती थी, अब बाघों की, टाइगर्स की आबादी बढ़ाने के लिए हम एक नर बाघ ले आए हैं इसके पिंजड़े में या इसके क्षेत्र में। पता नहीं इनमें दोनों में आपस में क्या केमिस्ट्री होगी, कुछ भी गड़बड़ हो सकती है, और गड़बड़ बहुत होती भी है। उनमें परस्पर हिंसा भी हो जाती है, प्रकृति में होती है ये हिंसा। तो बहुत सतर्क रहते हैं। कहते हैं शुरू के कुछ हफ्ते या कुछ महीने बहुत संवेदनशील हैं, सतर्क रहो, देखते रहो, और जहां दिखाई दे कि कुछ गड़बड़ हो रही है कुछ दिनों के लिए इनको अलग करो। फिर उसके तरीके होते हैं, व्यवस्था होती है, उपाय होते हैं कि कैसे क्या करना है। एक समाज के तौर पे हमारे पास कोई तौर तरीका, व्यवस्था, उपाय है? हमने कभी सोचा? या बस हमारा इतना काम है कि लड़के लड़की को पकड़ करके धकेल दो कि अब तुम जाओ, तुम्हारा जोड़ा बन गया, अब तुम गृहस्थी चलाओ। आप एक कंपनी भी ज्वाइन करते हो, जो कि बहुत छोटी बात है क्योंकि लोग कंपनियां बदलते रहते हैं। आप एक कंपनी ज्वाइन करते हो, आप एक कॉलेज ज्वाइन करते हो, तो जो लोग नए वहां पर आते हैं उनके लिए वहां पर काउंसलिंग एंड कंसल्टेशन सेल्स होती हैं, क्योंकि पता होता है कि कोई नया अगर आया है, चाहे वो स्टूडेंट हो कि एम्प्लॉई हो, उसको यहाँ पर जमने में समस्याएं आ सकती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ की संस्कृति अलग है। हर कंपनी की, हर कॉलेज की संस्कृति, कल्चर, माहौल अलग अलग होता है। तो लड़के लोग, लड़कियां सब अलग अलग जगहों से, अलग शहरों से, दूसरी कंपनियों से आ रहे हैं पढ़ने के लिए, काम करने के लिए। बिल्कुल हो सकता है कि वो यहाँ तालमेल ना बैठा पाएं, तो उसके लिए वहां बाकायदा सेल्स होती हैं जो सक्रिय रूप से अपना काम कर रही होती हैं कि देखते रहो कि कोई खटपट हो रही है क्या। अगर कोई खटपट हो रही है तो पहले ही सूंघ लो और हस्तक्षेप करके मामला ठीक करने की कोशिश करो, सुलह कराने की कोशिश करो। हमने कोई ऐसी व्यवस्था बनाई है क्या? बात समझ में आ रही है? मैं फिर कह रहा हूं, जिन्होंने ये करा है वो तो अब भुगतेंगे। वो तो अपने जन्म से ही गए, उन्होंने तो अपनी जिंदगी ही बर्बाद कर ली। लेकिन और जिंदगियां ना बर्बाद हों, इसके लिए हमें ईमानदारी से कुछ बातों पर विचार करना पड़ेगा, आईना देखना पड़ेगा। खासकर जिन घरों में जवान लड़कियां हैं और माँ बाप बहुत आतुर हुए जा रहे हैं कि जल्दी से इसको अब धकेल दो, इसका ब्याह करके, उनको थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए। और लड़कों के घर वालों को भी सतर्क हो जाना चाहिए। कुछ भी हो सकता है। असली समाज वो होता है जो अपराधियों को भी अपराध से वापस खींच लाए। कि छटे हुए अपराधी थे, पुराने मंजे हुए ये हत्यारे, हिस्ट्री शीटर वगैरह थे, उनको भी अपराध की दुनिया से वापस खींच लाए। ये होता है एक असली स्वस्थ समाज। और एक रोगी समाज की पहचान ये होती है कि वो साधारण लोगों को भी अपराधी बना देता है। साधारण लड़की, साधारण लड़का, वो अब जिंदगी भर के लिए हत्यारे बन गए और अब उनको जो सजा मिलनी चाहिए वो मिलेगी।
आप कुंडलियां मिला रहे हो। कुंडलियां तो ये जितने मामले आप गिना रही हैं इनमें भी तो मिलाई गई होंगी कुंडलियां। कुंडली मत मिलाओ भाई, दिलों को मिलने दो। पर जैसे ही मैं बोलता हूं दिलों को मिलने दो, हमारे लोकधर्मी समाज की बुनियाद कांपने लग जाती है कि अरे 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 ये इसने कैसी बात कर दी, ये कोई आचार्य है, ये दुराचार्य है, देखो ये कैसी गंदी बातें कर रहा है कि दिलों को मिलने दो। अच्छा, तुम जिस्मों को मिला देते हो बिना दिलों को मिलाए, तुम अश्लील नहीं हो, तुम अश्लील नहीं हो। और जहां तुम शरीरों को मिलाने का आयोजन कर रहे हो बिना ये देखे कि हृदय मिले हैं कि नहीं, बताओ वो धर्म है कि अधर्म है? न बंधो न बांधो। खरा आदमी वो है, असली सच्चा इंसान वो है जो न खुद बर्दाश्त करता है कोई उसे दबाए बांध के रखे, और न ही वो किसी भी कीमत पर दूसरे की जिंदगी को बंधन में डालना चाहता है। आ रही है बात समझ में? स्कूलों कॉलेजों में सही शिक्षा होनी चाहिए, घरों में सही परवरिश होनी चाहिए। प्रेम वास्तव में है क्या, ये सिखाना ही असली संस्कार है। हम अपने बच्चों को न तो दूसरे वर्गों से, न दूसरे वर्णों से, न पर्यावरण से प्रेम सिखाते हैं, तो उनमें दूसरे व्यक्तियों से ही प्रेम कहां से आ जाएगा? बोलो। ये सब जो 15 से 25 साल के लोग हैं, 15 से 25 साल में पिछले भारत में तो नफरत ही नफरत का इन्होंने माहौल देखा है। और जिस इंसान के भीतर नफरत ही नफरत भर गई है, वो अपने निजी रिश्तों में भी अगर उसी नफरत का जहर उगलने लग जाए तो ताज्जुब क्या? बोलो। कोई गहरा आदमी, कोई सुलझा आदमी, कोई प्रेमपूर्ण व्यक्ति तो हत्या करेगा नहीं ना, कि करेगा? और जो आप लोग यहां पर जो पुरुष वर्ग बैठा है, बहुत सारे कुंवारे बैठे हैं शादी के लिए लालायित, वो भी सावधान हो जाएं। सिर्फ इसलिए कि लड़की का बाप लड़की का हाथ तुम्हारे हाथ में देने को तैयार है, हाथ में ले मत लेना। और ना उतना ही परिचय काफी होता है कि हाँ हाँ अब छोरा छोरी छत पे जाकर के 5 मिनट के लिए आपस में बात करेंगे, और उससे आगे पूछ रहे हो, हैं जी तो जी आपने जी बीकॉम किया जी? और भी बहुत कुछ होता है। समझ में आ रही है बात? और दोष आधुनिकता को मत दे देना कि ये तो अब नई हवा बह रही है, ये तो जो मॉडर्निटी की लहर है इसके कारण लड़कियां बिगड़ गई हैं, और देखो इसने ये क्या घोर पाप कर डाला, पति की हत्या कर दी। ठीक है, अब आपको दिखाई देता होगा कि पति की हत्या हो रही है, पत्नियों की हत्या तो हमेशा से होती रही है। इतने कानून बनाने पड़े पत्नियों की हत्या को रोकने के लिए, और बच्चियों की हत्या का तो कोई गणित ही नहीं है। भारत की आबादी से 5 करोड़ बच्चियां गायब हैं, वो भी पारिवारिक हत्याकांड ही माना जाएगा कि नहीं? पत्नी पति को मार दे या पति पत्नी को मार दे तो हम कहते हैं परिवार में हत्या हो गई। और गर्भ में लड़की थी या नवजात लड़की पैदा हुई, आपने उसको मार दिया, वो भी तो पारिवारिक हत्याकांड ही है। तो वो तो चलता ही रहा है भारत में। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आज आधुनिकता की लहर की वजह से हत्याएं होनी शुरू हो गई, वो हो ही रही हैं लगातार, और वो तब तक होती रहेंगी जब तक
ये जो प्रेम शब्द है, हम इसको सम्मान देना नहीं सीख लेते। दुनिया में कोई देश नहीं है जहां दहेज हत्याएं हुई हों भारत के अलावा। इक्का दुक्का कहीं कुछ हो गया होगा तो हो गया होगा। ये जो हजारों नहीं लाखों दहेज हत्याएं हैं, ये तो अद्भुत हिसाब भारत के ही मत्थे है। संबंधों का आप बताओ ना मुझे, और क्या आधार हो सकता है? प्रेम नहीं तो और क्या आधार होगा? और अगर कोई और आधार है तो फिर हिंसा हो जाए, हत्या हो जाए, तो उसमें आश्चर्य क्या? पति पत्नी है, वो कह रहे हैं हमें तो लड़का ही चाहिए, 3 लड़कियां पैदा होंगी, तीनों को मार देंगे। लड़कियों को मारा वो तो दिख रहा है, पर ये बताओ इन पति पत्नी में आपस में भी प्रेम है क्या? प्रेम से तो जैसे हम सर्वथा अपरिचित हैं। और ये बात कितनी विडंबना की है, क्योंकि भारत तो प्रेम का देश है। अध्यात्म में भी प्रेम मार्ग हमने ही निकाला। वो सब झूठा है भाई। प्रेम प्रेम सब कहें, प्रेम न चीन्हे कोय। संतों ने पहले ही सावधान कर दिया था कि तुम प्रेम प्रेम बोलते बहुत हो, धार्मिक लोगों, तुम प्रेम जानते नहीं हो। जा मार्ग साहब मिले, प्रेम कहावे सोए। इतनी बातें बताई ज्ञानियों ने, संतों ने असली प्रेम के बारे में, हमने वो बातें सुनी कहां? हमने प्रेम को कर्तव्य बना लिया। तुम्हें प्रेम करना चाहिए, ऐसे थोड़ी होता है। या तो प्रेम होता नहीं है, या फिर प्रेम के नाम पर कुछ और बहुत उलझुल होता है कि छोरा छोरी एक दूसरे को देखकर फिसल गए और कह रहे हैं हमें प्रेम हो गया। या तो प्रेम होगा ही नहीं, दिख रहा होगा साफ साफ कि 2 लोग हैं, साथ साथ रहते हैं, पर प्रेम जैसी कोई बात नहीं है। या फिर प्रेम होगा तो उसी तरीके का होगा, फिल्मी प्रेम। वास्तविक प्रेम, बड़े दुख की बात है, भारत वंचित रह गया। उसके बाद हमें फक्र होता है कि भारत में तलाक कम होते हैं। और हमें यह नहीं समझ में आता कि हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत इतना नीचे क्यों है। हमारे यहां तो स्टेबल फैमिलीज है ना, तो ये परिवार खुश क्यों नहीं है? ये नहीं कि गरीब है इसलिए खुश नहीं है, जो मध्यम वर्गीय परिवार है, उच्च मध्यम वर्गीय परिवार है, वो भी खुश क्यों नहीं है? हमें नहीं समझ में आता। हमें नहीं समझ में आता कि दुनिया में सबसे ज्यादा हृदय रोग भारत में क्यों पाए जाते हैं। भारत हार्ट अटैक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड क्यों है? कौन सी चीज है जो भारतीयों के दिल पर बोझ की तरह बैठी हुई है? हमें नहीं समझ में आता। तुम 2 लोगों को एक प्रेमहीन रिश्ते में डाल दोगे तो वो भी तनाव का, अवसाद का, हृदयाघात का कारण बनेगा कि नहीं बनेगा? आदमी औरत दोनों ढो रहे हैं बस, वहां कोई हत्या नहीं हो रही, वहां खून के छींटे नहीं दिखाई दे रहे, पर गड़बड़ तो वहां भी है। कितनी ये गैर जिम्मेदाराना बात है। आप किसी के बाप हैं, आप किसी की मां हैं, और आप उनको एक रिश्ते में धकेले दे रहे हैं। कितनी ये हिंसा की बात है। आपको अपनी लड़की से कभी भी जरा भी प्यार था? प्यार होता तो आप ऐसे उसे धकेल देते कि जा तू वहां चली जा, ताकि हम अपनी जिम्मेदारी से खुद को मुक्त कह सकें। हम कह सकें कि अरे चलो 2 लड़कियां थीं,
गंगा नहाए एक का तो हो गया। ऐसे ही बोलते हैं बेटियों के बाप। पहली को निपटा दिया, गंगा नहा लिए, दूसरी और निपट जाए तो बैतरणी पार हो जाए। बिल्कुल इसी भाषा में बात होती है। ये प्यार की भाषा है सचमुच। और दूसरी ओर लड़के हैं, उनके रोमांटिक ख्वाब हैं। पर अपना न व्यक्तित्व ऐसा है, न दिल ऐसा है, न जिंदगी ऐसी है कि किसी लड़की से स्वस्थ संबंध बना सकें। तो बेचारे माँ बाप का मुंह देखना शुरू कर देते हैं 22 साल के होते ही, ब्याह करा दो। फिर माँ बाप कोई भी लड़की ले आते हैं, वो एकदम प्रफुल्लित हो जाते हैं कि आ गई अब इसको, चलो। अपने दम पे तो हमें कोई मिलनी भी नहीं थी। मम्मी ले आई, दादी ले आई, चची ले आई, चलो मिल गई। वो इंसान है, मिल नहीं गई। अभी तो तुम्हें उसका लाल साड़ी वाला रूप दिखाई दे रहा है और घूंघट कर रखा है। अभी कमरे में आएगी, दरवाज़ा बंद होगा और तुम्हें दिखाई देगा कि संस्कारी आवरण के पीछे एक दहकता हुआ इंसान है। जिसके पास उसके अपने अरमान हैं, अपना क्रोध है, अपनी हिंसा है, अपने मत हैं। और अब तुम्हें कहा गया है कि तुम्हें उसके साथ उम्र भर निभाना है। कैसे निभा लोगे? तुमने तो एक रोमांटिक स्वप्न सजा रखा था कि आएगी ड्रीम गर्ल, आएगी। और ड्रीम गर्ल तो देखो, अब ड्रीम गर्ल को झेलो। फिर इधर उधर मिमियाते घूमते हो। दोस्त पूछते हैं क्या हुआ क्या हुआ, भाभी कैसी है? कह रहे मत पूछो। अरमानों में आग लग गई। वो तुम्हारे अरमान पूरा करने के लिए पैदा हुई है। जैसे तुम मूर्ख वैसे ही वो मूर्ख। कुछ तुम्हारे अरमान, कुछ उसके अरमान, और दोनों के अरमान भिड़ जाते हैं। कोई कोई लड़का नहीं है, कोई लड़का नहीं है जो चेहरा और शरीर देखकर शादी का फैसला ना करता हो। 5-10% महत्व आप और चीजों को भी दे लेते होगे कि शिक्षा कैसी है, इत्यादि इत्यादि। आमतौर पे वो 5-10% महत्व भी आप इस बात को दे लेते हो कि जाति तो ठीक है ना। नहीं तो 80-90% वजन लड़के बस इसी बात को देते हैं कि सुंदर और सेक्सी है कि नहीं है। बाकी बाकी 20% में दहेज आ जाता है, जाति आ जाती है, एजुकेशन आ जाती है, और 2-4 और कुछ आ जाता होगा। पर 80% तो यही रहता है। जो नॉन नेगोशिएबल कंडीशन होती है वो तो यही होती है, लड़की सुंदर है, लगती लाहौर दियां। वो गाना शुरू ही ऐसे होता है कि तेरी लड़की देखी है, बड़ी अच्छी लग रही है। वो कुछ और नहीं बता रही माँ उसको, बस ये बोल रही बड़ी बड़ी सोहनी दिखती है। तुम कर लो ब्याह सोहनी देख करके, तुम्हें पता चलेगा आगे। अभी ये जो पूरी उत्कंठा है ना, हीरो बन के ऐसे ऐसे वाह मिल गई सोहनी, अभी देखना वो। और ये सब कुछ क्यों होता है? क्योंकि तुम डेस्परेट हो। क्योंकि सामाजिक वर्जनाओं के चलते तुम्हारे दिमाग में हर समय सेक्सी सेक्स उबलता रहता है। तो इस कारण तुम किसी लड़की से कभी साधारण दोस्ती कर ही नहीं पाए, उसे इंसान की तरह कभी देख ही नहीं पाए। 20 साल 25 साल के हो गए हैं, लड़की इनके लिए अभी भी दूसरी प्रजाति की चीज होती है। दिख जाती है दूर से, ऐसे कहते हैं ओ देख 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 देख, दिख गई दिख गई दिख गई। सचमुच ऐसा करते हैं। खासकर छोटे शहरों में अभी भी यही हाल है। 5-7 खड़े हो जाएंगे, आतियों जातियों को ऐसे ही, वो दिखी वो दिखी, वो है। क्या दिख गया है? गोरिल्ला दिख गया है? क्या दिख गया है? तुम्हारी ही प्रजाति का मनुष्य है।
तथ्यों से इतने दूर हो जाते हो फिर कि बस कल्पनाएं बचती हैं, और उन कल्पनाओं को पूरा करने के लिए जल्दी से कहते हो कि मां, तुझे दिखता नहीं कि शायद मैं जवान हो गया हूं? वो कद में छोटी हो सकती है, समाज में उसका स्थान छोटा हो सकता है, ऐसा ही समाज है हमारा, लेकिन भीतर से वो तुम्हारे बराबर की इंसान है। और जब वो तुम्हारी जिंदगी में आएगी और अगर सही मेल नहीं बैठा है तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगी, ठीक वैसे जैसे उसकी जिंदगी बर्बाद हो रही है। हार्ट अटैक ज्यादा पुरुषों को ही होता है बेटा। भारत में पुरुषों की औसत आयु 71 साल है और महिलाओं की 75 साल है। 4 साल पूरा ज्यादा जिएंगी मौज में। रोमांटिक सपन सलोने ज्यादा तुम्हारे ही थे और तुम्ही को हार्ट अटैक पहले होगा। मुझे नहीं मालूम ऐसा है कि नहीं, मैंने अपने अनुभव में ऐसा कभी देखा नहीं है, पर लोग बताते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में, और भारत अभी 50% से ज़्यादा ग्रामीण ही है, ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी ऐसा होता है कि लड़के की तरफ की महिलाएं लड़की को पीछे के किसी कमरे में ले जाती हैं और उसका पूरा शरीर ऐसे पकड़ के दबा दबा के देखती हैं, जैसे मवेशी खरीदते समय उसमें उंगली डाल डाल के देखा जाता है कि ये फर्टाइल कितना है। लड़की को अलग कमरे में ले जा करके उसके शरीर की भी जांच पड़ताल करती हैं लड़के के पक्ष की महिलाएं, कि ये उर्वर निकलेगी कि नहीं। डिग्निटी, गरिमा कोई चीज होती है? हम्म। और तुम लोग पहुंच करके बैठ जाओगे, बिल्कुल अभी लड़का आया है देखने के लिए, वो वहां से साड़ी वाड़ी पहन करके शरबत और समोसा लेके आएगी, तुम्हारी नजरें उसको नापेंगी, वो अधिक से अधिक एक बार ऐसे आंख उठा के तुमको देख लेगी, और इस प्रक्रिया से तुम्हारे वैवाहिक जीवन की शुरुआत होगी। हा हा हा। और तुम कहोगे कि पवित्र रिश्ता है। और कुछ बताइए। हो गई संतुष्टि? प्रणाम प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी, आपने बताया जो फीमेल इन्फेंटिसाइड और फीटिसाइड के बारे में, एक और बहुत ही गंभीर मुद्दा है, वो ये है कि जो सरकारी अस्पतालों में ये बहुत ही आम चीज़ है, देखने को मिलती है कि बहुत ही साधारण बीमारियों के लिए भी जो लापरवाही एक लड़की की तरफ की जाती है माँ बाप के द्वारा, वो मतलब किसी भी लड़के की तरफ नहीं किया। जैसे आप अपना परिचय दे दीजिए ताकि जनता समझ जाए कि एक डॉक्टर बोल रहा है, वरना आपकी बात की कोई प्रामाणिकता नहीं रह जाती। मैं सरकारी अस्पताल में काफ़ी दिनों तक कार्यरत था, तो बच्चों के विभाग में कार्यरत था, तो लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में कार्यरत था। तो ये बहुत ही एक आम सा सिनेरियो होता था कि बहुत ही जो साधारण बीमारियां होती हैं, जिसका इलाज टीबी जैसी बीमारियां बहुत आसानी से संभव है, और उसमें एक जो सबसे एक आम तौर पे देखा जाता था कि उसके लिए भी इतनी लापरवाही होती थी अगर बच्ची बीमार है तो, और एक रेगुलर हर डॉक्टर उनको डांट लगा रहा होता था माँ बाप को। तो वो क्योंकि वो लड़की है तो उसकी लापरवाही, उसको खून की कमी है, और जितनी साधारण से साधारण बीमारियों में लापरवाही का एकदम कोई लिमिट ही नहीं है। और इसको तो हम कभी गिनेंगे ही नहीं कि ये भी पारिवारिक हिंसा है, पारिवारिक हत्या है, कभी नहीं गिनेंगे।
एक बार में किसी को मार दो तो दिखाई पड़ता है हत्या हो गई, पर धीरे 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 करके किसी को कुपोषण से मार दो तो थोड़ी पता चलेगा। आंकड़े मौजूद हैं और मैं चाहता हूं कि ये सब जो बातचीत हो रही है आप जब कभी उसको पब्लिश करें तो उसमें सारे आंकड़े लगा दें कि मैल न्यूट्रिशन, कुपोषण लड़के और लड़कियों में कितना अलग होता है। जब आप एज ग्रुप्स को लेते हो 0 to 3 और फिर 3 to 6 ऐसे करके, तो भारत में लड़कियों में कुपोषण कहीं ज़्यादा पाया जाता है। ये हिंसा नहीं है, उसको ठीक से खाने को ही नहीं दे रहे। भारत में आधे से ज़्यादा महिलाएं एनीमिया, आयरन डिफिशियंसी से पीड़ित हैं। कैसे हो गई भाई पीड़ित? कैसे? ये सब प्रेम की कमी और कुछ नहीं है। हिंसा कितने स्तरों पर है हम उसकी बात ही नहीं करना चाहते। बात जब इतनी जाहिर हो जाती है कि उसको अब छुपाया नहीं जा सकता, सिर्फ तब हम संज्ञान लेते हैं। हम कहते हैं देखो 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 कुछ हो गया, कुछ हो गया, कुछ बहुत विभत्स हो गया। सिर्फ तब हम मानते हैं, एक्नॉलेज करते हैं कि हिंसा हो गई। पर हिंसा तो लगातार हो रही है, और वो चूंकि लगातार हो रही है इसीलिए बीच बीच में हिंसा के फिर हमें बड़े विस्फोट भी दिखाई दे जाते हैं, जैसे कि अभी जो हत्याकांड चल रहे हैं। ये तो आप तो डॉक्टर हो, तो आपने तो शारीरिक स्वास्थ्य की बात करी। आप दूसरे तरीकों से भी देख लो ना। स्पोर्ट्स एकेडमीज होती हैं बच्चों की, वहां पे आप एनरोलमेंट देख लीजिए कि लड़के और लड़कियों कितना होता है। 3 और 1 का अनुपात होगा, कहीं 4 और 1 का होगा। कोई बहुत अगर आधुनिक, उन्नत, उदारवादी जगह है तो वहां 2:1 होगा कि माँ बाप ने अगर 2 लड़कों का दाखिला कराया है तो 1 लड़की वहां मिल जाएगी। और कोई पिछड़ी जगह है तो वहां तो 5 और 1, 6 और 1, 10 और 1 का अनुपात भी मिल सकता है। तो शारीरिक स्वास्थ्य ही थोड़ी होता है, मानसिक स्वास्थ्य भी तो कुछ होता है ना। मानसिक स्वास्थ्य में भी हिंसा ही हिंसा है। स्कूलों के चुनाव में भी स्कूल अगर सरकारी महंगा है तो वहाँ लड़का जाएगा। एक ही घर से लड़का महंगे स्कूल में जा रहा होगा, लड़की सस्ते स्कूल में जा रही होगी। और भी होता है। आगे निकलने के लिए भारत में बहुत ज़्यादा रास्ते होते नहीं हैं मध्यम वर्ग के पास। ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है या अपने छोटे शहर से आगे करके कहीं बड़ी जगह पर जाना है तो आमतौर पे जो रास्ता होता है वो शिक्षा से और फिर किसी नौकरी की प्रवेश परीक्षा से होकर गुजरता है। आम मध्यम वर्गीय वर्ग के पास और कोई आमतौर पे तरीका होता नहीं है अपनी स्थिति का उल्लंघन करने का। यही तरीका होता है। तो मध्यम वर्गीय लड़की के पास भी यही तरीका होता है। वो कैसे कर लेगी? चाहे किसी कॉलेज का प्रवेश हो, चाहे किसी नौकरी में प्रवेश हो, प्रवेश परीक्षा होनी है और प्रतिस्पर्धा इतनी तगड़ी है कि बिना कोचिंग के बात बनेगी नहीं। पहले तो घर वाले कोचिंग के पैसे नहीं देंगे, और दे भी दिया तो होगा कि जो भी कोचिंग कर रहे हो शाम को 6 बजे से पहले वापस आ जाना। कहीं कहीं पर तो अनौपचारिक तरीके से नियम चल रहे हैं शहरों में कि जो शाम के बैच होंगे उनमें लड़कियां नहीं हो सकती। अब वो स्कूल से या कॉलेज से ही लौट के आती है 3-4 बजे, तो कोचिंग अब कब करे? और 3-4 बजे लौट के आएगी तो घर का काम भी उसे कुछ करना ही चाहिए। भाई लड़की है, सीखो ना, वरना अपने घर जाकर के क्या नाक कटाओगी हमारी? तुम्हें तो खाना बनाना नहीं आता, झाड़ू लगाना नहीं आता। तो ये खाना बनाना, झाड़ू लगाना थोड़ी देर करेगी, फिर अब कोचिंग कब जाए? कोचिंग नहीं जाएगी तो कहीं सिलेक्शन नहीं हो सकता। जब सिलेक्शन नहीं हो सकता तो अब तुम्हारे पास करने को कुछ है नहीं, जाओ बच्चे पैदा करो। रही सही कसर ये जो रोड रोमियो होते हैं, छिछोरे आशिक, ये पूरी कर देते हैं। कि कुछ करने निकलो तो ये पीछे पीछे बाइक लेके पड़ जाएंगे। नोएडा स्टेडियम है, अभी कल ही था मैं वहाँ पर।
तो टेनिस कोर्ट के बगल में ही वहाँ पर शीरोज़ कैफ़े है। वो मालूम है ना क्या है? टेनिस कोर्ट्स हैं और उनके बिल्कुल बगल में शीरोज़ कैफ़े है। वो क्या है? वो जितने एसिड अटैक विक्टिम्स हैं लड़कियां, उन सब ने मिलके अपने कैफ़े खोले हैं कुछ जगहों पर, उनको नाम दिया है शीरोज़। ये सड़क छाप आशिकों की करतूत है। तो बाप और घबरा जाता है लड़की का। वो कहता है जल्दी से इसको रवाना कर दो, नहीं तो आशिकों ने घर के चक्कर मारना शुरू कर दिया है। अगर हमें इस तरह की घटनाएं रोकनी है तो हमें बुनियाद से ही कुछ चीज़ें बदलनी पड़ेंगी। नहीं तो बस जब बीच बीच में कहीं बलात्कार हो जाएगा, कहीं हत्या हो जाएगी, सिर्फ तब हम चौंक कर उठेंगे कि अरे अरे ये क्या हो गया। पर कुछ बदलेगा नहीं, एक के बाद एक ऐसी घटनाएं चलती रहेंगी। मीडिया को मसाला मिल जाएगा हफ्ते 10 दिन के लिए। मेरा नाम विशाल है। मैं पेशे से पीडियाट्रिशियन हूँ। मैं आचार्य जी से करीब 1 साल 6 महीने पहले जुड़ा हूँ। आचार्य जी के गीता सत्रों से जुड़ने के बाद मेरे जीवन में कई सारे बदलाव आए हैं। उन सारे बदलाव को विस्तृत रूप से तो मैं यहाँ नहीं बता सकता, लेकिन हम कई बार अपना जीवन बिताते जाते हैं, हमें लगता है कि हमें हमारी जो परेशानियां हैं, हमें हमारे जो भीतर जो चल रहा होता है, जो भी सवाल उठ रहे होते हैं, उनके कोई सही जवाब मिलते नहीं हैं। हमें बस कोई राह चलता कोई कुछ भी बोल देता है कि हाँ ऐसे ही होता है, ऐसे ही चलता आ रहा है, यही तरीका है, और हम उन सब बातों के बहकावे में आके अपना पूरा जीवन बिता देते हैं। और फिर जब अचानक आँख खुलती है तो हमें एहसास होता है कि हमने अपने जीवन में के बहुत सारे समय गंवा दिए, और अभी भी जो भीतर की बेचैनी है वो वैसी की वैसी है। तो ये चीज़ जब आचार्य जी से हम जुड़ते हैं तो सवालों का जवाब हमें मिलता है और हमारे जीवन में थोड़ी स्पष्टता आती है। इस जो हमारी जो भी समस्या है, जो भी बेचैनी है, उसका समाधान हमें यहीं मिलना है।